आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है EMT2 का। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने डैम्ड ऑसिलेशंस, डैम्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था। अब हम थोड़ा सा मूव अहेड करेंगे फॉरवर्ड, और जो थर्ड केस है वो स्टडी करेंगे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। जिस तरह आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया था, उसके बाद आपने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया था, और फिर आपने फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी किया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड जो है वो आपको रिपीट कर देता हूँ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से एक एग्जांपल के ज़रिए। और वो एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपके पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जो है वो लटका हुआ है एक सपोर्ट से। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये लटका हुआ है, टेंशन T है स्ट्रिंग के अंदर। आप यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करके इधर चला जाता है, और यहाँ से ये वापस आएगा और ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब आपने इसके ऊपर एक दफ़ा फोर्स लगाई, तो जब आपने एक दफ़ा फोर्स लगाई तो उस फोर्स के लगने से इसने जो वाइब्रेट करना शुरू किया या इसने जो ऑसिलेट करना शुरू किया, वो इसने क्या किया, वो इसने अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इसने ऑसिलेट करना शुरू किया। आपने एक दफ़ा फोर्स लगाई और इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। अब आपने जब इस पर एक दफ़ा फोर्स लगाई और इसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने दोबारा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, और ऑब्वियसली अगर रियलिस्टिक सिस्टम है, यानी कि जहाँ पर एयर की फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली ये होगा कि ये सिंपल पेंडुलम जो है उस रेजिस्टेंस ऑफ एयर की वजह से आहिस्ता इसका ऑसिलेशन इसकी डाई आउट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें, यानी कि आप इसके ऊपर बार बार फोर्स लगाएं, तो जब आप इसके ऊपर बार बार फोर्स लगाएंगे तो इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर ये सिंपल पेंडुलम जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो बार बार आप इसके ऊपर लगा रहे हैं, वो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर गई है विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सो द लॉसेस ऑफ एनर्जी आर मिनिमाइज्ड। अब यहां पर लॉसेस ऑफ एनर्जी मिनिमाइज हो गया, क्योंकि जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो उसको दोबारा पीरियोडिक फोर्स की शक्ल में वो दोबारा उसको एनर्जी मिल रही है, और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो ऑसिलेशंस होती हैं, इस किस्म की जो ऑसिलेशंस होती हैं कि जब हम किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर पीरियोडिक फोर्स बार बार एग्जर्ट करते हैं, तो उस पीरियोडिक फोर्स के बार बार एग्जर्ट होने की वजह से जो है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अब यही सिमिलर फोर्स्ड ऑसिलेशन जो तो मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की है आपको रिवाइज करवाने के लिए, एक्चुअली इसको हमने स्टडी करना है इन द केस ऑफ ए RLC सर्किट या LC सर्किट। अब देखें हमारे पास अगर ये कोई सोर्स है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके आगे एक इंडक्टर लगा हुआ है, और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर। ठीक है, यहां से एप्सिलॉन एम
साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी आप इसको ईएमएफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस लेस या रिएक्टिंग लेस एलसी सर्किट होता है वो जिस फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है वो कौन सी होती है, वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है 1/LC अंडर रूट, या इसको आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/2 पाई LC अंडर रूट। ठीक है, ये रिएक्टेंस लेस सर्किट जो है या रेजोनेंस उसकी फ्रिक्वेंसी। आप सपोज करें कि हमने जो सर्किट है, अब यहां पर एक ड्राइविंग फोर्स, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर आप ड्राइविंग फोर्स यूज करते हैं, जैसे वो हमें ली थी F इज इक्वल टू FM साइन ओमेगा डबल प्राइम टी। ओमेगा डबल प्राइम टी जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, ओमेगा डबल प्राइम फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स है। ओमेगा जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा प्राइम जो है ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है। ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स का काम है वो कौन सी चीज करेगी, वो जो ये मैंने इक्वेशन लिखी है एप्सिलॉन ईएमएफ एप्सिलॉन एम साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी। ये क्या है, ये ड्राइविंग टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, यानी कि ये यहां पर क्या कर रही है, ये एक एक्सटर्नल जनरेटर है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्सटर्नल, इट इज एन एक्सटर्नल जनरेटर, यानी कि ये वो जनरेटर है जो पीरियोडिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आरएलसी सर्किट को। ठीक है, और यहां पर ओमेगा डबल प्राइम जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जिसको कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ओमेगा डबल प्राइम क्या है, इट इज ए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ये एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर विल। आप इसको वेरी कर सकते हैं, आप इसको कम या ज्यादा जो है इस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं इस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की वजह से इस एलसी सर्किट के अंदर, इस आरएलसी सर्किट के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। ठीक है जी, these oscillations are known as forced electromagnetic oscillations, जहां पर एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम आपका सिमिलर है उस सिस्टम के जो कि एक मैकेनिकल सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, अब जो मैकेनिकल सिस्टम है आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उस मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके ऊपर आप बार बार पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दी, या स्प्रिंग मास सिस्टम हो जाए। ठीक है, या ये जैसे बुक के अंदर जो है ये हमने बनाया हुआ है एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसके ऊपर हम बार बार लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं, ये मैकेनिकल सिस्टम्स की हैं। लेकिन अगर इस मैकेनिकल सिस्टम को हम कंपेयर करें अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में के साथ, तो आप देखें कि हमने ड्राइविंग फोर्स जो है, जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स थी एफ एम साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी,
इसको रिप्लेस किया है एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम साइन ओमेगा डबल प्राइम टी के साथ। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के केस में डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हमारे पास चार्ज क्यू होता है। वेलोसिटी हमारे पास v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है, और यहां पर हमारे पास करंट होती है आई डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, मास हमारे पास m होता है जो कि इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडक्टेंस भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एज इनर्शिया यूज होती है। इनर्शिया को हम कहते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, ये एज इनर्शिया इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर यूज होती है। तो अब हमारे पास जो फोर्स्ड ऑसिलेटर था, ठीक है, उसकी अगर आप इक्वेशन को रिकॉल करें, अगर आप पीछे जाएं वेव एंड ऑसिलेशन के फोर्स ऑसिलेटर वाले चैप्टर के अंदर और अपनी मेमोरीज को अगर आप रिकॉल करें, तो वहां पर हमने एक नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया था। अगर आप याद करें, आप बैक जाएं वहां पर, तो ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने फोर्स्ड ऑसिलेटर के अंदर एक नॉन या इनहोमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया था। और वो इक्वेशन क्या थी? m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस b डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा डबल प्राइम टी। व्हाट इज दिस? दिस इज सेकंड ऑर्डर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये किसके लिए है? ये फोर्स ऑसिलेटर के लिए। और हमने बकायदा ये जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, अगर तो इसकी राइट साइड के ऊपर जीरो होता फिर तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती, और जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो फिर तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी था। ठीक है, लेकिन यहां पर अब टाइम की डिपेंडेंस आ रही है, स्मॉल वेरिएशन ऑफ टाइम आ रही हैं। एफ एम साइन ओमेगा डबल प्राइम टी जो है ये ट्रांजिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ट्रांजिएंट की मौजूदगी के अंदर हम इसका सिंपल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमारे पास इसका दो तरह का सोल्यूशन होगा, एक टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन होगा और एक टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। तो वो सोल्यूशन हमने इसके निकाले थे। ठीक है, आप इसको जो है जाकर रिकॉल कर सकते हैं उस चैप्टर में से। यहां पर अब हमें इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम इसको डायरेक्टली ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि ये इक्वेशन जो है अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं अपने आरएलसी सर्किट के केस के अंदर, तो ये क्या होगा? एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी एप्सिलॉन एम साइन ओमेगा डबल प्राइम टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास अब फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की आ गई है। ठीक है, ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, और ये क्या है? ये सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो आरएलसी सीरीज सर्किट होता है इसमें रिजल्टिंग करंट जो होती है वो लैग करती है बिहाइंड द ईएमएफ अप्लाइड बाय एन एंगल फाई कॉल्ड फेज एंगल। ठीक है, यानी कि जो ईएमएफ आपने अप्लाई की होती है उससे लैग, यानी कि फेज में
लैग का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ काम या ज़्यादा हो रही है, लैग का मतलब होता है कि फेज में पीछे होना। तो जो आपके पास करंट होती है वो जो अप्लाइड ईएमएफ होती है यानी कि जो वोल्टेज होता है उससे फेज में पीछे होता है किसी आरएलसी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन जो है वो आई एम साइन ऑफ ओमेगा डबल प्राइम टी माइनस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब ये आप देख लें कि ये सोल्यूशन जो है ये इस सोल्यूशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये हम ये रख के इसके अंदर इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जब प्रीवियसली हमने इसको स्टडी किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो वहाँ पर हमने ये जो सोल्यूशन अज्यूम किया था उसको हमने चेक करके देख लिया। तो ऑब्वियसली इसको भी यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर ये सोल्यूशन आपको क्या बता रहा है कि जो आपकी करंट है वो फाई एंगल से, ठीक है, वो फाई एंगल से जो है उसका फेज डिफरेंस है विद अप्लाइड ईएमएफ, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन रही है। अच्छा, जब आप मैकेनिकल सिस्टम के साथ डील करते हैं तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है स्विंग का, उसके अंदर एक इनक्रेडिबल इंक्रीज आती है जब फ्रिक्वेंसी जो होती है एक्सटर्नल फोर्स की वो अप्रोच कर जाती है फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो एक्सटर्नल फोर्स की है, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ओमेगा प्राइम, फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी है। और ओमेगा हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर ओमेगा अप्रोच ओमेगा डबल प्राइम ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी अप्रोच करे ओमेगा को, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आना शुरू हो जाए किसी सिस्टम के अंदर, किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, तो इस केस में हमारे पास जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपस में मैच कर रही हैं। तो जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर रही हैं तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस अकर कर रही है। हमें पता है इस बात का, हम रेजोनेंस को यही डिफाइन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग। रेजोनेंस क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर रही है विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब है कि यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द रेजोनेंस। ठीक है, सो वी कैन से, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं फिर कि अगर आप रेजोनेंस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो अब आपका सिस्टम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जो लॉसेस ऑफ एनर्जी हैं वो मिनिमाइज्ड हो रही है। ओमेगा डबल प्राइम गोज टू ओमेगा 1/LC अंडर एल। दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस जो है ये हमारे पास जब ऑब्टेन हो जाए तो सिस्टम जो है, सिस्टम ऑसिलेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द damping effect
is minimized due to external periodic agent and the energy loss will be also minimized। तो एनर्जी का लॉस जो है वो भी मिनिमाइज्ड हो जाएगा। अब आप देखें कि जब आप बार बार फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है, जो एलसी सर्किट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो वंस अगर आप किसी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाएं तो वो करंट जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ एटम्स की वजह से स्टॉप हो जाएगी, अगर वहां पर आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको प्रोवाइड नहीं करते। तो हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कहां से प्रोवाइड करते हैं? हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी की मदद से या सोर्स ऑफ ईएमएफ की मदद से प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी होती है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट के अंदर मेंटेन रखती है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करती रहती है। तो यानी कि वो जो आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाई हुई है वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही है, और जब उस एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो आपकी रेजोनेंस जो है वो अकर करती है, और जब रेजोनेंस अकर करती है तो उस वक्त सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट जो है वो पास करता है। और रेजोनेंस के ऊपर जब सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट पास करता है आरएलसी सीरीज सर्किट में से, तो उस वक्त आरएलसी सीरीज सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाती है रेजोनेंस की वजह से। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डबल प्राइम, मैक्सिमम करंट flows through the RLC series circuit and the impedance of the circuit is minimized। ठीक है, क्यों मिनिमाइज होती है? एज द लॉसेज ऑफ एनर्जी आर वेरी स्मॉल एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो लॉसेज ऑफ एनर्जी हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो अब अगर हम करंट आई एम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में एक ग्राफ प्लॉट करके देखें और उसमें हम देखें कि हाई, इंटरमीडिएट और लो जो डैम्पिंग है उसके इफेक्ट को हम स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं अभी ये यहाँ पर ग्राफ जो है उसको प्लॉट करता हूँ। तो इस तरफ हमारे पास करंट है, आई, और मैक्सिमम करंट इधर होगी आई एम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स आते हैं।
ये कुछ इस तरह के ग्राफ जो है हमारे पास बन जाता है। इस तरफ जो है ये ओमेगा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डबल प्राइम का फ्रीक्वेंसी का। यहां पर हाई डैम्पिंग है, यहां पर इंटरमीडिएट डैम्पिंग है, और इस जगह पर स्मॉल डैम्पिंग है। तो शार्पनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय द ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, जो हमारे पास शार्पनेस ऑफ द कर्व, तो आप देखें कि ये जो सबसे ऊपर वाला कर्व है ये सबसे ज़्यादा शार्प है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला कर्व है, ये ड्राइंग ज़रा मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो बुक में भी आप अगर इसको यहाँ से देखें तो ये सबसे ऊपर वाला कर्व जो है वो सबसे ज़्यादा शार्प है, वो शार्पनेस जो है वो शो कर रहा है, वो स्मॉल डैम्पिंग के ऊपर है। इसका मतलब है कि जितनी स्मॉल डैम्पिंग होगी उतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो रेजोनेंस अकर करेगी। ठीक है, यानी कि स्मॉल डैम्पिंग के ऊपर आपका जो सर्किट है उसके ऊपर में से ज़्यादा मैक्सिमम करंट जो है वो पास करेगी। क्यों? क्योंकि स्मॉल डैम्पिंग का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो बहुत जल्दी कंपनसेट हो रही है ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की वजह से। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें इंटरमीडिएट डैम्पिंग और हाई डैम्पिंग, तो हाई डैम्पिंग में देखें कर्व की शार्पनेस बहुत कम है, और इंटरमीडिएट की जो है वो जो आपका स्मॉल डैम्पिंग के साथ कर्व है उसके मुकाबले में शार्पनेस कम है। तो सबसे कम शार्पनेस जो है वो हाई डैम्पिंग के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि हाई डैम्पिंग के ऊपर रेजोनेंस जो है वो अचीव करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि डैम्पिंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी के लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्मॉल डैम्पिंग के केस के अंदर जब आपकी जो डैम्पिंग है वो स्मॉल हो रही है, तो स्मॉल डैम्पिंग के केस के अंदर जो है वो रेजोनेंस को अचीव करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि स्मॉल डैम्पिंग के केस के अंदर जो लॉसेज ऑफ एनर्जी हैं वो कम है ड्यू टू द डैम्पिंग, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है। जब सर्किट की कम रेजिस्टेंस होगी तो ऑब्वियसली जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है वो जल्दी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि लॉसेज ऑफ एनर्जी जो है वो कम है, वो इतनी ज़्यादा हीट डेसिपेट नहीं हो रही, इतने ज़्यादा लॉसेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो अकर नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन जब आपके पास हाई डैम्पिंग है तो हाई डैम्पिंग के केस में क्या हो रहा है कि हाई डैम्पिंग के केस के अंदर सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर उस सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा को कंपनसेट करने के लिए, रेजोनेंस को अचीव करने के लिए, ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो सर्किट में से पास करे, तो वहां पर फिर आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी कि जितना हाई डैम्पिंग के ऊपर जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी एनर्जी उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हाई डैम्पिंग के ऊपर जो है ये आपका कर्व ये शार्प नहीं है, ये ब्रॉडेंड है। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है रेजोनेंस को अचीव करने के लिए। लेकिन इन द केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि कर्व जो है वो बड़ा शार्प है, क्योंकि स्मॉल डैम्पिंग के ऊपर आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को अटेन करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स्ड ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट है। अब मैं जितना ही आपको एक्सप्लेन कर सकता था मैंने इसको कर दिया। ठीक है,
तो ये अब आज जो चैप्टर है यहाँ पर एंड हो रहा है और उसके बाद आगे है चैप्टर नंबर 8 अल्टरनेटिंग करंट सर्किट थ्योरी। या ये मैं कल चैप्टर शुरू करूँगा या फिर मैं देखता हूँ कि मुझे उससे पहले पिछला चैप्टर पढ़ाना चाहिए जो मैंने गाजेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म थ्योरी वाला छोड़ा है। ये मैं अभी कोर्स आउटलाइन देख के इसको डिसाइड करूँगा कि कल कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन होपफुली बेहतर यही है कि पहले हम मेरा ख्याल है कि हम 8वां चैप्टर ही शुरू जो है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल फिर 8वां चैप्टर जो है, इस चैप्टर की असाइनमेंट मैंने जो है वो आपके लिए अपलोड कर दी हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2-3 चैप्टर जो हैं वो मर्ज हुए हैं, वो तकरीबन 90 से अबव उसके क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और अभी पिछली असाइनमेंट भी आपने जो है वो मुझे सबमिट नहीं की है। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें। तो कल आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं लेक्चर जो है उसको एंड कर रहा हूँ।